हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रत्युष में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग बिहार STAT 2020 जो होने वाला है 9 सितंबर से, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है और इसका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इस पे कुछ वीडियो बनाया जाए और हम लोग को सपोर्ट किया जाए। तो मैंने आज इस पे ही वीडियो बनाया है कि इसके कुछ ऐसे सिलेबस तो बिहार गवर्नमेंट दी नहीं है, कितनी अच्छी है वो तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन अभी आज के समय में एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग या जो बेरोज़गार युवक हैं वो सरकार से रोज़गार मांगने के लिए एक ट्रेंड चलाया गया है यूट्यूबर्स के द्वारा, क्योंकि मीडिया तो हमारी बात करती नहीं है। तो यूट्यूबर्स के द्वारा एक ट्रेंड चलाया जा रहा है कि हमें रोज़गार दिया जाए और हक है मुझे रोज़गार मांगने का। चलिए तो ठीक है, ये तो बात हो गई और ज़्यादा बात करने का हमारे पास समय नहीं है, तो चलते हैं, देखते हैं क्या होगा वीडियो में। सिलेबस तो बिहार गवर्नमेंट दी नहीं है, लेकिन अगर देती भी है तो वही घिसी पिटी सिलेबस देगी जो उठाकर कहीं से कॉपी पेस्ट कर देगी। वो जो होगा कॉपी पेस्ट वो बस यही होगा, इससे बाहर कहीं नहीं हो सकता है। तो आज के इस नए वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि सिलेबस क्या है, और इसके बाद कुछ ही देर में इसको कंप्लीट करने के बाद मैं जो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार STAT यानी बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011, उसका उस समय 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब तो मैं मैथ्स का ही मेन पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स का इस बार जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ उस समय 100 क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स से, और कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, रीजनिंग थे। तो उन सब 100 क्वेश्चन जो इस बार 2020 में पूछे गए और 2011 में जो पूछे गए थे, उन सब का एनालाइज करने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो मूलतः इन सब जो सिलेबस है उनसे ही पूछे जा रहे हैं, इनसे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, वो सारे डिटेल मैं बता दूंगा कि क्या है। तो पहले शुरू करते हैं इसको। आज जनरल एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए इसको हटा देता हूँ। मैं सोचा था कि जनरल एप्टीट्यूड शॉर्ट ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे इसको। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया 50 प्रश्न, उन 50 प्रश्नों को ही मैं आज कवर करूंगा और बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कितना टेक्निकली हम लोग सपोर्ट मिलता है कि हम लोग कर लेते हैं इसको। चलिए, तो पहला जो हमारा होगा वो नंबर सिस्टम। इससे 1-2 सवाल 2011 में भी था और 2020 में भी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सवाल। ये पहला ये है। दूसरा बोर्ड मास, ये सभी लोग 6ठा से 8वां तक के बच्चों को सिखाया जाता है बोर्ड मास कैसे यूज करते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल्स, इस पे भी सवाल पूछे गए हैं। फ्रैक्शंस जो भिन्न होते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में भिन्न, और भिन्न का फिर HCF LCM कैसे आसानी से याद करते हैं, इसके क्या ट्रिक हैं HCF निकालने का, LCM निकालने का, उसका ये जो फ्रैक्शन में पूछा जाता है कई बार कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और फ्रैक्शन में दिया रहता है, ये सब क्वेश्चन करेंगे। और स्क्वायर रूट्स, इस पे भी एक सवाल आता है, और इस बार भी आया था 2020 में भी एक सेट में, 2 बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें, तो ये स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि, और ऐसा नहीं, कई बार क्या हो जाता है वो ट्रिक भारी पड़ जाता है कि ट्रिक याद ही नहीं रहता, तो ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि ट्रिक ही भारी पड़ जाए और ट्रिक याद करने में ही दिक्कत हो। बहुत ही आसानी से ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को पूरा ये पढ़ने में। फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, कैसे आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें जो है जिसका ज़्यादा नंबर होगा उसको सिलेक्शन पहले मिलेगा, ये तो कंफर्म है, और सीट की संख्या अपना लिमिटेड ही है और लोग ज़्यादा हैं। फिर टाइम एंड वर्क, इसको भी ट्रिक के हिसाब से देखेंगे। इसमें ही जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है पाइप्स एंड सिस्टर्न का,
कि हाँ इतना देर में ये बाल्टी भर रहा है, ये इतना देर में ये नल चल रहा है, देर चल रहा है, इतनी कैपेसिटी है, 1/4 भरा हुआ है, 1/4 खाली है, ऐसा करके जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इससे लगता है 3-4 क्वेश्चन था इस बार 2020 में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SI एंड CI से तो कम था लेकिन SI से ज़्यादा था। इस पे तो आप केवल ज़्यादा नहीं, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेंगे अच्छे से समझ कर, तो इस पे काम कर सकते हैं आप। दूसरा है मेंसुरेशंस एंड ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन था, और मेंसुरेशन पे तो लगातार 4 क्वेश्चन इसमें दिया गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेंसुरेशन में खासियत क्या है कि इसके जो उस समय क्या है ना कि फॉर्मूला ही भूल जाते हैं कि फॉर्मूला है क्या, तो वो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे उस पर हम लोग चर्चा विस्तृत करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि इस फॉर्मूला को कैसे बनाया जाता है और एग्जाम में जाकर हम भूले नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। 4 से 5 क्वेश्चन इस बार भी आएगा। फिर है टाइम एंड डिस्टेंस, इसको कैसे आसानी से निकालें उसके बारे में एलिमेंट्री स्टैटिक्स होगा क्वेश्चन, वो भी हम पढ़ेंगे। APGP, इससे क्वेश्चन आता ही है, इस पे तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आएगा, लेकिन इस पे एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत आसान है, इसके फॉर्मूला होते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। और अलजेब्रा से तो हर जगह ही क्वेश्चन आता है। फिर ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे और उसी लेवल का पढ़ेंगे जो हमारे STT में पूछा जाएगा, और उससे ऊपर भी थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रिगोनोमेट्री से कोई क्वेश्चन आ जाए हम लोग बना नहीं पाए, ऐसा नहीं होगा। एज कैलकुलेशन है नेक्स्ट, ये भी आसान है, बहुत आसान है, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर से आया था इस बार, कैलेंडर से आया था इस बार, और अगर कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है तो क्लॉक से भी आने का चांस है कि क्लॉक से भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो आज एक देखेंगे 2011 का, आज 2011 का। इसके अलावा एक और काम जो 12वां होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैं अब तक एनालाइज किया हूं 2011 और 2020 के पेपर में, उसके हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि मैं अगर 12 फॉर्मूला दे दूं आपको इसके डिफरेंशियल कैलकुलस के, उन 12 फॉर्मूला से ही आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएगा। 2 क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था और 2 क्वेश्चन 2011 में भी पूछा गया था, तो वो दोनों क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इस केवल 12 फॉर्मूला को याद करना है, याद करें और 1 सेकंड में टिक लगा कर आ जाएं, क्योंकि उतना देर टाइम नहीं होता हम ऐसे सॉल्व करने में कि आप सॉल्व करें फिर निकाले कि हाँ सेक इन्वर्स x आया इसका प्लस c, ऐसा नहीं, इतना टाइम है ही नहीं आपके पास, इसको सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम लोग याद कर लेंगे, समय भी कम है हमारे पास, क्योंकि कुछ ही दिन में लगता है 9 तारीख से शुरू होने वाली है परीक्षा, तो हम लोग इसमें फॉर्मूला याद कर लेंगे। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा लंबा खींचते हुए नहीं, सीधी बात, बिल्कुल कोई बकवास नहीं, और ये 10 दिन के अंदर ये सारे कवर कर लेंगे हम लोग। मैं प्रयास करूंगा कि कवर कर लूं। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पहला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, फिर है एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा।
इसका मान कैसे निकालेंगे? इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है, ए में ऑप्शन दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बी में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और डी में दिया है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। चलिए, तो ये जो दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, फिर ब्रैकेट में ये मल्टीप्लाई इनटू एक्स प्लस वाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन हमारे होगा, हम जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ये इसका फॉर्मूला होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। हम फॉर्मूला का एक लिस्ट बना देंगे और याद करवाएंगे हम कि ऐसे प्रश्न आ जाएं तो एक भी छूटना नहीं चाहिए। तो इसका फॉर्मूला, इस तरह के कई एक जो फॉर्मूले होते हैं, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके जो शॉर्ट फॉर्मूले जो होते हैं उसको हम लोग बिल्कुल याद करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर ही आएगा इस बार भी। तो इसको हम इसके जगह पे तो यहाँ पे हमारा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, यह हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर एक्स प्लस वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। इसके जगह पे ये पूरा लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और फिर जो हमारा नेक्स्ट है ये एक्स प्लस वाई, इसको हम यहीं पे लिख देंगे। चलिए, तो ये वाला जो एक्स प्लस वाई है और यहाँ एक्स प्लस वाई है वो कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है समीकरण y = 3x + 5 के हलों की संख्या। ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आता है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, तो इसके लिए क्या है, ये क्या है कि दिया हुआ ये इस फॉर्म में ax + by = c, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ये अनंत हो जाएगा, अनंत सॉल्यूशन होगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा, हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं बस। तीसरा है x = यदि x = 2 y = 1 then 2x + 3y = k, तो k का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। x = 2 है, y = 1 है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी 2 × x के जगह पे 2 कर देंगे, प्लस 3 × y के जगह पे 1 है, तो 3 × 1 = k, तो कितना हो जाएगा 4 + 3 = k, इसका वैल्यू कितना हो गया 7, k का वैल्यू 7। चौथा है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है a1 / a2 = b1 / b2 नॉट इक्वल्स टू c1 / c2, तो इसमें भी अनंत हो जाएगा। पांचवा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट, इसका अलग ही बनाना पड़ेगा, वो हलों की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये नेक्स्ट हम बनाएंगे। 5th नंबर का 3x + 4y = 0 का आरेख, 3x + 4y = 0 का आरेख क्या है? तो इसका आरेख हो जाएगा y = 4y = -3x, तो y =
-3/4x, ये इसका आरेख हो जाएगा। और चूंकि c = 0 है, c = 0 है, तो आरेख जो होगा मूल बिंदु से पास करेगा। से गुजरेगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। मूल बिंदु से की दूरी होगी क्या होगी? तो इसके लिए हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं, इसका जो मूल बिंदु है मानते हैं O है, तो इसका हो जाएगा 0 0, और P मानते हैं कोई पॉइंट है P जो कि 3 4 है, तो इसके बीच की दूरी, बीच कितनी दूरी होगी, यही क्वेश्चन है। तो OP = हमको हो जाएगा, OP पूछ रहा है बीच की दूरी, बीच दूरी, तो OP हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर = 3 - 0। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया है। x2 x1 y1 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 + 16 यानी कि √25 = 5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 7, किसी त्रिभुज ABC के शीर्षकों का निर्देशांक, यानी कि किसी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, इसका ABC दिया हुआ, ABC, इसका पॉइंट्स दिया हुआ है हमको, A का 0 0, B का 3 4 और C का 6 5। इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? केंद्रक के निर्देशांक जो होते हैं वो होंगे x1 + x2 + x3/3 प्लस y1 + y2 + y3/3। तो इसको चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू हो जाएगा? x1 क्या हो गया, हमको यहाँ पे लिखा हुआ 0 0 0 ही है, हाँ 0 0 है, तो 0 प्लस x2 हो जाएगा 3 प्लस 6/3 प्लस y1 क्या हो जाएगा 0 प्लस y2 4 प्लस y3 5/3। ये कितना हो जाएगा? देखिए ये वाला है x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये हो गया। और केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं? x1 + x2 + x3/3 प्लस y1 + y2 + y3/3, ये होता है केंद्रक के निर्देशांक। तो इसका सारा वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, तो 3 6 9/3 9/3 और प्लस 5 4 9 9/3, यानी कि 3 + 3 ये 6 हो जाएगा, 3 ये 3 यानी कि
6 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 डिग्री का पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए इसको कर देते हैं पूरक कोण के लिए। पूरक कोण के लिए निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इक्वल्स टू 35 डिग्री। 35 होगा ना, 6 3 9 नहीं 25 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री। 9th नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा, हर बार छोटा होगा। 10वां आते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है। कोई चक्रीय चतुर्भुज है और इसका एंगल हमेशा इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। वही है समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष के कर्ण पर डाला गया लंब उसे दो भागों में बांटता है तो वो त्रिभुज होते हैं, वो त्रिभुज सदृश त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो गया हमारा, 11 सदृश त्रिभुज। सदृश त्रिभुज। 12 क्वेश्चन, 12 नंबर पढ़ते हैं। 12 नंबर में कहा गया है कि सेक 65 डिग्री अपॉन कोसेक 25 डिग्री, 25 डिग्री -1। तो ये जो सेक 65 डिग्री है इसका वैल्यू कितना होगा, इज इक्वल टू व्हाट, सेक 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम लिख क्या सकते हैं, कोसेक 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, यानी कि कोसेक 25 डिग्री लिख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आप करते हैं ये सेक 65 डिग्री के जगह पे कोसेक 25 डिग्री हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में क्या हो गया, कोसेक 25 डिग्री अपॉन कोसेक 25 डिग्री -1। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, ये दोनों कट गया है यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, इज इक्वल टू व्हाट, इसका मान क्या होगा। तो हम अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसको भी कर दें और उसको भी कर दें, सपोज मानते हैं सॉल्यूशन इसको कैसे निकालेंगे, सपोज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है और इसको मैं स्क्वायर अगर करता हूं तो ये बाई स्क्वायरिंग वी गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इधर भी अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1। और फिर अगर इसको स्क्वायर कर देते हैं ये वाला, तो इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यह हमारा 1 हो गया, ये 2। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 लिख सकते हैं प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है। यानी कि 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाला वैल्यू हमको पता चल गया है कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0 है। तो नेक्स्ट जो हमको ये वाला आएगा, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 और माइनस कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू 0 है, माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह हमारा आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। 14 कहता है कि a इज इक्वल टू 3/4 है, a इक्वल्स टू 3/4, देन कोसेक a इक्वल्स टू व्हाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग tan a इज इक्वल टू लिख देंगे। tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4। 3/4 को हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं p/b, यानी परपेंडिकुलर और ये बेस। हमारे पास दो चीज है, परपेंडिकुलर और बेस। तो h हम निकाल सकते हैं इससे। h कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। यह आ गया h का वैल्यू। अब हमें पूछता है कोसेक a। कोसेक a क्या होता है, वन बाई साइन ए लिख सकते हैं इसको, और साइन का हम लोग जानते हैं 1 बाई पी बाई एच। ये ऊपर चला जाएगा h बाई p हो जाएगा, यानी h हमारा कितना है 5। h का वैल्यू 5 है और p का वैल्यू कितना है p का वैल्यू 3 है, तो 5/3। तो कोसेक a इज इक्वल टू 5/3। यह हमारा आंसर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, cos 3a के बराबर होता है cos 3a। यह फॉर्मूला है, इसको याद कर लेंगे हम लोग। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a 16। कहता है एक घन के विकर्ण की लंबाई होती है, घन के विकर्ण की लंबाई होती है। घन का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 3a। ए क्या है, साइड ऑफ घन,
या क्यूब जो बोलते हैं 16। नेक्स्ट है 17। 17 में है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। इसका फॉर्मूला है, बस याद कर लेंगे, √3/2 ए। ए क्या है? साइड है। ये फॉर्मूला होता है 17। नेक्स्ट है 18। एक घन का आयतन दिया हुआ है 18। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसके पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो इसके पूर्ण पृष्ठ का क्या होगा? तो ये घन का जो आयतन होता है ए क्यूब, इसको कितना दिया हुआ है? 64। तो a इज इक्वल टू 4। अब ये होता है ये पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। तो a का वैल्यू हमको पता है, पुट कर देते हैं इसको, 6 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है r त्रिज्या वाले ठोस अर्धगोले को के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। हाँ, तो इसका भी फॉर्मूला है, यही मेंसुरेशन में है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 19 में है अर्धगोले